हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है स्टडी IQ-IAS के हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। प्रीवियस क्लासेस में हमने ज्योग्राफी प्री PYQ की कई वीडियोस कर चुके हैं, तो इन वीडियोस को यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अपना प्रिलिमिनरी एग्जाम देने से पूर्व इन वीडियोस को एक बार अवश्य देख लें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। कारण यह है कि शायद आपको पता हुआ कि यूपीएससी के एग्जाम में ये PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कितना ज्यादा महत्व होता है और इनको कितना इंपॉर्टेंट माना जाता है आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए। तो यदि आपका 2025 में एग्जाम नहीं है, 2026 में है, तो ये वीडियो तो अपलोड हो गई है। आप इन वीडियोस को फ्यूचर के लिए सेव कर कर रखें और एक बार एग्जाम देने से पूर्व देखें जरूर। और यदि किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो ये है मेरे तमाम प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें टेलीग्राम चैनल सबसे ज्यादा मेन है। आप यहां पर मुझसे कनेक्ट होकर इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और यदि किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपको होती है, किसी प्रकार के कोई भी सॉल्यूशन यदि आपको प्राप्त करना होता है तो आप यहां पर आप मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था जिसमें बोला गया था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला था कि भारत में थोरियम के कोई निक्षेप नहीं है। ये गलत है क्योंकि थोरियम और यूरेनियम ये एक प्रकार के रेयर अर्थ एलिमेंट माने जाते हैं और ये आपको मोनोजाइट रेत में देखने के लिए मिलेंगे। और ये मोनोजाइट रेत आपको तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इनके तटवर्ती क्षेत्र जितने भी हैं वहां पर प्रेजेंट दिखाई देती है। और साथ ही साथ यदि बात की जाए तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के कुछ क्षेत्रों में ये थोरियम के भंडार आपको देखने के लिए मिलते हैं। मतलब कि ये कहना कि भारत में थोरियम के भंडार नहीं है सरासर गलत है। सेकंड बात कि केरल की मोनोजाइट रेत में, तो सबसे बड़ी बात है कि केरल में मोनोजाइट बालुका नहीं मिलती। एक चोट देखने पर, यानी कि जब आप एक झटके में इस प्रश्न को पढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और जैसे ही आप नीचे देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है। आप केवल और केवल लगा के आ जाएंगे दो, है ना, ये सही है। पर जरा ध्यान से सुनिएगा कि जो सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करते हैं, जहां पर इस मोनोजाइट रेत का वर्णन आता है, क्या वहां पर जहां पर इस मोनोजाइट रेत का वर्णन आता है, क्या इस मोनोजाइट रेत के बारे में आपने केरल वाले क्षेत्र में पढ़ा है? नहीं पढ़ा। ठीक है, ये अरब सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में स्थित है। ठीक है, तो यहां पर यह स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। यदि यहां पर तमिलनाडु होता तो फिर यह स्टेटमेंट सही होता, परंतु अभी वर्तमान में यह स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो इस हिसाब से ना तो एक और ना ही दो हमारा सही आंसर होगा। अगले पर चलते हैं, यहां से हमारा आज का लेक्चर शुरू है। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। क्या भाई आपने भारत की नदियों का पूरा एक मानचित्र पढ़ा है जिसमें मैंने YouTube पर भी इसको कवर कराया है, जिसमें लगभग 100+ रिवर्स के बारे में मैंने प्लॉटिंग कराई है। यदि आपको ये वीडियो नहीं मिला है तो एक बार आप जाइएगा चैनल पर, वहां इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है, अभिषेक कुमार, इंडियन ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार के नाम से ये प्लेलिस्ट है। आप यहां पर जाएंगे तो इंडियन ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार, इसमें मैंने 100+ रिवर्स की मार्किंग कराई है। ये मार्किंग यदि एक बार आपने याद कर ली, इसको रट लिया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये नदियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं और इसके आसपास के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपसे इजीली बन जाएंगे। यहां पर जब आप केरल में देखेंगे तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, मतलब कि बंगाल की खाड़ी, सागर, बे ऑफ बंगाल वाला जो एरिया है, यहां पर प्रवाहित होने वाली नदियों की बात हो रही है। क्या केरल में ऐसी कोई भी नदी नहीं है जो अपना जल विसर्जित करती हो बंगाल की खाड़ी, सागर में, या फिर ये जाती हो तमिलनाडु होते हुए तमिलनाडु को पार करती हो? बिल्कुल है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। अब कौन सी है? तो एक नदी मिलती है यहां पर जाबिनी, एक मिलती है भवानी। ये सब नदियां कौन सी हैं? एक्चुअली ये पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है कि मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। पश्चिम की ओर मतलब कि अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली ये नदियों की बात कर रहा है। और यदि आप जरा ध्यान से देखेंगे तो नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों ही नदियां ऐसी नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, अर्थात ये खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं, जो कि एक्चुअली अरब सागर का ही पार्ट है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ना ही एक और ना ही दो हमारा सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर शैंपेन जनजाति पाई जाती है? शैंपेन जनजाति याद रखिएगा कि ये निकोबार द्वीप, यानी कि ये जो भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला एरिया है, इसमें से जो निकोबार द्वीप समूह वाला क्षेत्र है, यहां पर भी जो ग्रेट निकोबार वाला सेक्शन है, यहां आपको शैंपेन जनजाति देखने के लिए मिलती है।
और याद रखिएगा कि ये जो शैंपेन जनजाति है, इसके अलावा और भी कई जनजातियां यहाँ पर दिखाई देती हैं, जैसे कि लाइक निकोबारी जनजाति है, यहीं पर ओरंग जनजाति है, निकोबारी है, ओरंग है, ब्यूट है ना, ऐसी कई और जनजातियां यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। तो ये तो एक फैक्चुअल डेटा के अनुसार इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भाई कि स्टडी आईक्यू आईएएस अब 2.0 आ चुका है, यानी कि स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी ने अपने में कुछ चेंजेस किए हैं। और ये चेंजेस क्या हैं, तो यहाँ पर सामत है, यानी कि जब आप यूपीएससी के लिए स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी का पेज विजिट करते थे तो वहां पर आपको बैचेस में एनरोल करने के ऑप्शन आते थे और सामान्यतः एक बैच दिखाई देता था कि भाई ये है एक बैच, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। यहां याद रखिएगा कि अब जो बैच होंगे ये संपूर्ण बैच है और इन संपूर्ण बैच के अंतर्गत 3 प्रकार के बैच हैं। एक है सिल्वर बैच, एक आता है गोल्ड बैच और एक आता है प्लेटिनम बैच। अब ये मेंबरशिप है, यानी कि इनके अलग अलग प्राइजेस हैं। जैसे कि यदि आप सिल्वर बैच में एनरोल करते हैं तो इसका सबसे कम प्राइस है, गोल्ड में एनरोल करते हैं तो इसका उससे थोड़ा ज्यादा प्राइस है, प्लेटिनम का सबसे ज्यादा प्राइस है और यहां पर मैंने प्लेटिनम का ही प्राइस मेंशन कर रखा है। यानी कि सभी बैचेस का प्राइस इतना नहीं है सभी बैचेस संपूर्ण ही, परंतु इसके 3 क्राइटेरिया हैं, एक है सिल्वर, एक है गोल्ड, एक है प्लेटिनम। एक काम करिएगा कि एक बार आप इस चैनल को विजिट कर लेना, तो इस चैनल को विजिट किए जाने पर आपको ये सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम के बारे में जानकारी मिल जाएगी। वहां पर मैं पिन कर दूंगा इसको, ठीक है। तो आप किसी भी बैच से ज्वाइन होंगे तो उसमें अलग अलग प्रकार की सुविधाएं आपको मिलेंगी। जो सबसे ज्यादा सुविधा मुहैया कराई जाएगी यह है प्लेटिनम में, उससे कम गोल्ड में और सबसे कम सिल्वर में। किसी से भी ज्वाइन हो, मैं गारंटी देता हूं कि आपके यूपीएससी प्रिपरेशन का सफिशिएंट डेटा आपको मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि जो बेसिक नीड होती हैं वो आपको मिलेंगी। जैसे कि सिल्वर में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, यहां पर आपको लाइव क्लास मिलेंगी, यहां पर लाइव क्लास के साथ आपको नोट्स भी मिलेंगे। ये एक बेसिक डिफरेंस है, ऐसे और कई और डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो स्टडी आईक्यू आईएएस 2.0 में ये कुछ चेंजेस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। यदि आप इन बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो 2026 के लिए ये बैच है। एकेबी लाइव कोड का यदि आप यूज करते हैं तो ये प्लेटिनम का प्राइस है 29,999 रुपए, ये मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ प्राइस है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि गोल्ड का भी इसी प्रकार प्राइस है और सिल्वर का भी इसी प्रकार से प्राइस है। P2I अर्थात जो आप बैचेस जानते हैं कि प्रिलिमिनरी एग्जाम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराने वाली ये बैचेस है। याद रखिएगा 10 फरवरी से ये बैचेस प्रारंभ हो रहे हैं शाम को 6 बजे से, तो इनको एक बार अवश्य विजिट करें। और साथ में यदि आपको एनसीईआरटी की बुक्स यदि चाहिए हो तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इनको भी बाय कर सकते हैं। एकेबी लाइव कोड का यूज करने पर ये 1459 रुपए की आपको प्रोवाइड की जाती है। और यदि इनके बारे में जानकारी चाहिए हो या फिर आपको बाय करने में कुछ भी किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो तो आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार पर तो एक बार विजिट कर ही लें, वहां पर आपको हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो बुक्स होती हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि यूपीएससी की तैयारी के लिए हम बुक्स कौन सी प्रेफर करें, तो भाई ये स्टडी आईक्यू की 18 बुक्स का सेट है, आप इसको ले लें। इसको लेने के पश्चात आपको कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इंक्लूडिंग इसमें ज्योग्राफी के लिए एटलस भी आपको प्रोवाइड किया गया है, यानी कि जो ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस होता है वो एटलस भी यहां पर आपको मिल जाएगा। तो आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इसको ऑर्डर कर दें, ये आपके होम एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगा। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित है। देखिएगा सही सुमेलित है, यानी कि एक साइड दिया हुआ है जलप्रपात और एक साइड दिया हुआ है कि ये कौन सी नदी पर स्थित है। देखो भाई, सबसे पहले कपिलधारा जलप्रपात। कपिलधारा याद रखिएगा ये नर्मदा नदी पर आता है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, गोदावरी नदी पर ये स्थित नहीं है, यानी कि दैट इज ये गलत है। जोग जलप्रपात ये कर्नाटक राज्य में आपको देखने के लिए मिलेगा और कर्नाटक राज्य में एक जिला है जिसको कहा जाता है शिमोगा जिला, ठीक है। और किस नदी पर है ये? शरावती, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। शिव समुद्रम जलप्रपात ये कावेरी नदी पर है और मांडे एक जिला है, इसके समीपवर्ती क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलता है। मांडे और चामराजनगर ये 2 क्षेत्रों की, यानी कि एक जगह मांडे है और एक जगह है चामराजनगर, इन दोनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में ये शिव समुद्रम वाटरफॉल स्थित है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 2 और 3 हमारे बिल्कुल सही माने जाएंगे। सही उत्तर चुनना है तो 2 और 3 हमारे बिल्कुल सही उत्तर माने जाएंगे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से वहां कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं जहां पश्चिमी और पूर्वी घाट आकर मिलते हैं।
भाई बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। नीलगिरी की पहाड़ियां, इन्हीं को कहा जाता है सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स, यहीं से प्रारंभ होता है। ठीक है, सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स, इसको इंग्लिश में ही याद करना होता है। तो ये जो सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स है, इस नीलगिरी के दक्षिण से प्रारंभ हो जाएगा। यहीं पर फिर आपको अन्नामलाई, पालनी और साथ में ये कार्डमम पहाड़ी, जिसको इलामलाई या इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक जगह सहायक नदी दी गई है और ये सहायक नदी किसकी नदी है, अर्थात एक साइड मुख्य नदी और एक साइड सहायक नदी यहां पर प्रोवाइड करी गई। देखिएगा, चंबल किसकी सहायक नदी है भाई? अच्छा, देखना कैसे है, उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही सुमेलित हैं? क्या चंबल यमुना की है? नहीं भाई, चंबल असल में चंबल यमुना की सहायक नदी है और ये नर्मदा नदी में जाकर अपना जल विसर्जित करती है। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, कहां पर मिलती है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, प्लेस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि चंबल का यमुना से मिलन कहां होता है। सोन यमुना की सहायक नदी है क्या? नहीं, ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, ये पटना में जाकर गंगा में मिल जाती है। जो मानस है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी केवल और केवल 3 हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु शिखर किसकी गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? देखिए, पढ़ते पढ़ते ये हो जाता है कि हमको यही लगता है कि किसकी सबसे ऊंची चोटी है, पूछा गया होगा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है ये। अरावली का विस्तार ये गुजरात से प्रारंभ होता है। गुजरात में जो जग्गा पहाड़ी है या फिर जरगा पहाड़ी है, यहां से ये प्रारंभ होगा और यहां से जाता है ये दिल्ली वाले एरिया तक, और दिल्ली में इसको कहा जाता है मजनू का टीला वाला सेक्शन। यहां तक ये आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे ज्यादा ये फैला हुआ है राजस्थान में और यहीं पर आता है गुरु शिखर। यहीं पर एक जिला है जिसको नाम दिया जाता है सिरोही जिला। सिरोही जिले के समीपवर्ती क्षेत्र में ये आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। अब सूची आई है, मतलब कि आपको एक से दूसरे को कनेक्ट करना है। जरूरी नहीं है कि भाई सभी बातें हमको जानकारी में हों, परंतु इनमें से कुछ बातें जानकारी में होंगी तो हम उसके आधार पर एक प्रकार से अंदाजा लगाएंगे। जैसे बैतूल में मुल्ताई की पहाड़ियां हैं और मुल्ताई की पहाड़ियों से उद्गम होता है किसका? तापी नदी का। मतलब कि ये जो बैतूल है ये ताप्ती नदी के किनारे ही स्थित है, तो सबसे पहले आ जाएगा 4। आफ्टर दैट जबलपुर ये नर्मदा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ठीक है, तो 3rd नंबर पे आ जाएगा 2, 4 और 2। अब इतने के आधार पर भी आप गैस कर सकते हो कि 4 और 2, यानी पहले नंबर पर 4 और 3rd नंबर पर 2 किसमें है भाई? पहले नंबर पर है 4 और 3rd नंबर पर है 2। यहां पर भी वही कहानी है। अब हमको एक्यूरेट निकालना है, तो एक्यूरेट भी निकाल लेते हैं। उज्जैन के बारे में हमको पता है कि ये क्षिप्रा नदी के तट पर है, तो यहां पर आ जाएगा 4th में 3। अब देख लो 3 किसमें है, तो 3 इसमें भी है। 1 सेकेंड भाई, 2 ऑप्शन एक जैसे हो गए हैं। 4 1 2 3, 4 1 2 3, 2 ऑप्शन एक जैसे हो गए हैं, यानी कि अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, तो एक ऑप्शन को हम काट देते हैं। ठीक है, दोनों ही एक जैसे हैं ना, तो इसका बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, दोनों ही ऑप्शन एक जैसे हैं। ठीक है, ए बी सी डी, तो 4 1 2 3। ठीक है भाई, अच्छा 1 2 1 4 2 3 1 4, ये अलग है, ये दोनों सेम हो गए थे, तो कोई सा भी ले सकते थे। यानी कि 4 1 2 3, जैसे कि जगदलपुर इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है, बैतूल ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, ये 4th में आएगा। जो जबलपुर है ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित दिखाई देता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आसाम भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। अरे सबसे पहला ही अध्याय ये होता है कि भाई भारत का कौन सा राज्य किस देश के साथ सीमा बनाता है। आसाम के बारे में यदि हम देखें तो ये आसाम भूटान के साथ भी सीमा साझा करता है, बांग्लादेश के साथ भी सीमा साझा करता है। नो डाउट ये दोनों ही देशों के साथ सीमा साझा करता है, बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल भूटान नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। यदि यहां पर बांग्लादेश भी होता तो भी सही माना जाता है, यानी कि ये 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। भाई भारत के 3 राज्य ऐसे हैं जो कि 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। पहला है लद्दाख, जो कि एक तो सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ, एक बनाता है ये चाइना के साथ और एक बनाता है बच्चे ये अफगानिस्तान के साथ। इसी प्रकार से हमारा है वेस्ट बंगाल, ये भी 3 देशों के साथ, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। और इसी के साथ एक और आता है जिसको कहा जाता है सिक्किम। ये सिक्किम भी 3 देशों के साथ, नेपाल, भूटान और साथ ही साथ तिब्बत, यानी कि चाइना वाला सेक्शन।
इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश भी आता है, ये भी 3 देशों के साथ, एक है भूटान, एक आता है चाइना और एक आता है बच्चे म्यांमार। इन 3 देशों के साथ ये सीमा बनाता है। आफ्टर दैट आगे बढ़ते हैं। मिजोरम, यानी कि ये भी सही है, मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, बिल्कुल सही है। यानी कि इस हिसाब से देखा जाए तो कौन से सही है, तो तीनों ही कथन हमारे सही माने जाएंगे, 1, 2 और 3। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें और सूचियों के नीचे दी गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। चलो भाई एक बार देख लेते हैं। दिया गया है मार्का घाटी, जुखो घाटी, सांगला घाटी, युमथांग घाटी, ठीक है। और दूसरी जगह दिया गया है कि ये किस राज्य में स्थित है। देखिएगा, मार्का घाटी की यदि बात करते हैं तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित आती है, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को हर एक घाटी के बारे में नहीं पता, परंतु कुछ के बारे में, जैसे सांगला के बारे में यदि देखेंगे हम तो ये हिमाचल प्रदेश में आएगी, बिल्कुल सही है। तो एक बार इसी के आधार पर हम अंदाजा लगाना प्रारंभ करते हैं कि पहले का आता है तीसरा और तीसरे का आता है दूसरा। तो 3 और 2 किस में है, तो 3 और 2 इसमें भी है और 3 और 2 इसमें भी है। अब हमको एक और गैसिंग करनी पड़ेगी। जैसे जूखो घाटी के बारे में हमको उतनी जानकारी नहीं है। युमथांग, हाँ युमथांग घाटी के बारे में मैंने एक बार पढ़ा था कि ये आपको सिक्किम के पास मिलेगी, नाथुला दर्रे के समीपवर्ती क्षेत्र में। तो आई थिंक ये सिक्किम में है, आई थिंक नहीं, बिल्कुल करेक्ट, ये सिक्किम में है। तो ये 3, 4, 2, 1 हमारा बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। ये यदि भारत का मैप आपको पता हो, हिमालय आपने पढ़ा हो, तो ये घाटियां तो बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है, करंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है ये सांगला घाटी और एक है मार्का घाटी। ये युमथांग घाटी रेयरेस्ट केस में आप पढ़ते हैं, परंतु एक बार चर्चा में थी इसलिए मुझे याद है। जूको घाटी रेयरेस्ट केस में आप पढ़ेंगे, रेयर में भी, रेयर केस में, ठीक है। तो ये इसका 3, 4, 2, 1 सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, देख लो भाई। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से होता है, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ में जो दंडकारण्य का पठार है वहां से ये महानदी निकलती है। और साथ ही साथ एक और बात याद रखें कि ये महानदी छोटा नागपुर पठार और दंडकारण्य पठार को विभाजित करने का कार्य करती है। दंडकारण्य पठार की जो मेन नदी है ये है इंद्रावती नदी। ये दंडकारण्य पठार को 2 पार्ट्स में विभाजित करती है और इसी के दंडकारण्य पठार के दक्षिणवर्ती क्षेत्र में आपको दिखाई देता है बस्तर का पठार। जो गोदावरी नदी है इसका उद्गम महाराष्ट्र से होता है। नासिक के समीप एक पहाड़ी है जिसका नाम है त्र्यंबक पहाड़ी या फिर त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, वहां से ये उद्गम लेती है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश से होता है। जी नहीं, कावेरी नदी का उद्गम यदि आप देखेंगे तो इसका उद्गम होता है बेसिकली कर्नाटक राज्य से। कर्नाटक राज्य में एक पहाड़ी है जिसको कहा जाता है ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी पहाड़ी। ये जो ब्रह्मगिरी या फिर पुष्पगिरी पहाड़ी है, यहां से निकलती है कावेरी नदी और यहां से कावेरी नदी निकलकर खंबात की खाड़ी नहीं है, कौन सी खाड़ी है, पाक जल संधि, यहां पर अपना मुहाना बनाती है। इससे पहले ये कावेरी फॉल्स का भी निर्माण करती है। तो कावेरी फॉल्स के संदर्भ में जो क्वेश्चन थे ये हमने प्रीवियस क्लास में, आगे भी सॉल्व करेंगे और पीछे भी हमने इनको सॉल्व कर लिया है। तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, बिल्कुल सही। थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुआ था कि बैतूल के समीप जो मुल्ताई पहाड़ियां हैं वहां से इसका उद्गम माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि भाई ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर जाने वाली पहाड़ियों का सही क्रम है? तो ये क्वेश्चन पहले भी आ गया है, एक बार हम देख लेते हैं। अन्नामलाई पहाड़ी ये तो बिल्कुल साउथ में है और उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। अन्नामलाई बिल्कुल दक्षिण में है, यहां पर भी अन्नामलाई बिल्कुल दक्षिण में है। अब 2 पहाड़ियां आ गई हैं, एक है हमारी नल्लामलाई और ये नल्लामलाई यहां पर भी है। तो देख लेते हैं एक बार। नीलगिरी ये दक्षिण में है, इसके बीच में और भी कई पहाड़ियां आती हैं। तो भाई जावादी, नीलगिरी, फिर अन्नामलाई। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं करना होता। पहले तो आप वो देख लो एक मोटी मोटी नजर के अकॉर्डिंगली, भाई कौन से नहीं हो सकते उनको पहले आप साइड कर दो, जिससे आपके जो चयन करने की क्षमता है ये इजी हो जाए कि हाँ अब ये तो नहीं है, हमको इन्हीं दोनों में से देखना है। तो बहुत इजीली बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन पर्याप्त हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो मैं पुनः बता दूं कि ये आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर भी करना ना भूलें और
अपना रिस्पेक्टिव जो रिस्पॉन्स है वो कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।